गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई एक साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर सीरीज़ को जिसका नाम है द टायरेंट। इसमें टोटल 4 एपिसोड हैं और आज हम बात करेंगे एपिसोड 1 के बारे में। ये आपको डिज्नी हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक चोई नाम की गवर्नमेंट एजेंसी के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि प्रोफेसर नो से बात कर रहे थे। वे दोनों काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि जापानीज़ एनएआई यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनकी एक लैब के ऊपर छापा मारकर डॉक्टर जॉनस और उनकी पूरी टीम को पकड़ लिया। उस लैब के अंदर वो एक बायोकेमिकल वेपन तैयार कर रहे थे और अब उसका ही एक सैंपल एनएआई वालों के हाथ लग चुका है। यही चीज़ चॉय को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी वो नो से इस बारे में टेंशन ना लेने के लिए बोलकर बाद में उससे सियोंग नाम की सिटी में मिलने के लिए कहता है और अपने ढेर सारे गार्ड्स के साथ एक बिल्डिंग में आता है जिसमें काफ़ी सारे शटर थे। जब चॉय के गार्ड्स बाहर ही रुक जाते हैं तो चॉय खुद एक शटर के अंदर चला जाता है जहां पर वो मैडम गुआन से मिलता है जो कि वैसे तो नॉर्मल थी, लेकिन उनके पास काफ़ी सारे स्पाई थे जो कि किसी भी मिशन को बहुत ही आराम से अंजाम दिया करते थे। और अभी चॉय चाहता है कि गुआन उस सैंपल को हासिल करने में उसकी हेल्प करे जिसको एनआईए वाले ले गए हैं ताकि वो फिर से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाएंगे। पर गुआन ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो बताती है कि जापान में कुछ समय पहले ही उनके सारे एजेंट्स को पकड़कर उनके सर काटकर उनके पास वापस भेज दिए थे। वो लोग उसके पीछे भी पड़े हुए थे और इसीलिए अभी मैडम गुआन किसी भी हाल में चॉय की हेल्प नहीं कर सकती थी। लेकिन वो चॉय को एक फाइल देती हैं जिसके अंदर एक हैंडक्राफ्टेड पोर्टेबल स्वीडिश वॉल्ट की इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर ही एनआईए वाले जल्दी ही उस सैंपल को जापान लेकर जाने वाले थे। पर सबसे बेकार चीज़ ये होती है कि उस लॉकर को इतनी आसानी से खोला नहीं जा सकता है। गुआन की नज़र में उस लॉकर को बस मिस्टर चे या फिर उनकी बेटी जांग योंग ही खोल सकती थी। इसीलिए मिस गुआन चोई को मिस जोंग योंग से बात करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जोंग योंग को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है और उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी के अंदर उसका एक ट्विन ब्रदर रहा करता था जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो काफ़ी कमाल का फाइटर है और उसे सिगरेट पीने की काफ़ी ज़्यादा आदत रह चुकी है। अब वहीं बाहर अचानक से 2 लोग आते हैं और चोई के गार्ड्स को एक एक करके मार डालते हैं। वो फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, इवन ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हो। अब बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज़ को सुनकर गुआन समझ जाती है कि अब यह उसका आखिरी समय और इसीलिए वह चॉय को आखिरी बार हैंडशेक करके उसे वहाँ से जैसे तैसे भगा देती है। और जब वहाँ पर वो 2 गार्ड्स आते हैं तो गुआन की बॉडीगार्ड उनसे लड़ने के लिए अपनी कटाना निकाल लेती हैं, पर वो गार्ड्स गुआन को आसानी से मार डालते हैं। पर गुआन का मरना ऑफ स्क्रीन होता है जिसके साथ ही कहानी जांग योंग पर जाती है जो कि अपने पिता के फ्यूनरल पर अकेले बैठी हुई थी और अपनी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि अपने भाई की पर्सनैलिटी से बात कर रही होती है। यानी कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि उसके अंदर ही काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ रहा करती हैं। तब पास्ट के एक सीन को हमें दिखाया जाता है कि जांग योंग के पिता को कुछ लोगों ने जान से मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े कर दिए थे और उनकी बॉडी को एक वैन में रख दिया था। अब जब जांग योंग को इस बारे में पता चलता है तो उसने वहां पर आकर एक एक करके सभी गार्ड्स को मार दिया और अपने पिता की बॉडी को उनके हाथ पर बने एक टैटू की मदद से पहचाना था। लेकिन बात यहाँ ये होती है कि उसे अपने पिता की मौत का इतना दुख नहीं होता है क्योंकि उसके पिता जिस तरह के काम करते थे उसकी वजह से उनके काफ़ी सारे दुश्मन थे और उनके साथ ऐसा कभी ना कभी तो होना ही था। अब जोंग योंग को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जब उसके पिता फाइनली अपने काम से रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे तब जाकर उनके साथ ये चीज़ हो गई। शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चोए असल में अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड था जिस वजह से उसके इतने सारे दुश्मन थे
और जांग योंग खुद भी एक बहुत ही स्किल्ड और खतरनाक एजेंट हुआ करती थी। और जांग योंग के पिता मिस्टर चे का यही कहना था कि जिंदगी कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। किसी को नहीं पता कि आगे अचानक से क्या सरप्राइज फेस करना पड़ जाए, पर ऐसी सिचुएशंस में घबराना नहीं चाहिए। खैर, अब प्रेजेंट में जांग योंग के पास अचानक से मोयांग नाम का एक आदमी आता है, जिसको च्वाई के मैनेजर जो ने हायर करके जांग योंग के पास भेजा ताकि मोयोंग जांग योंग को हायर करके उसे उस वर्ल्ड को छुड़वाने वाले काम करवाए। अब मोयोंग जांग योंग को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वो उसको नूडल्स खाने के लिए देता है। अब आसपास मोयोंग के काफ़ी सारे गार्ड्स बैठे हुए थे, जो कि मोयोंग ने जांग योंग को बस डराने के लिए बैठाए हुए थे। अपने प्लान के बारे में सब बताने के बाद मोयोंग जांग योंग से हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके एडवांस के रूप में उसने काफ़ी सारे पैसे भी जांग योंग के सामने रख दिए थे। अब उस मिशन को करने में सबसे बड़ा इशू यह होता है कि उन्हें बस 10 मिनट के अंदर अंदर अपने मिशन को अंजाम देना था, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होने वाली थी। तभी जांग योंग की पर्सनैलिटी अचानक से बदल जाती है और वो इस मिशन के खतरे को देखकर यह मिशन करने से साफ मना कर देती है, जिसको सुनकर आसपास बैठे सभी लोग काफ़ी डर गए थे, क्योंकि इतने लोगों के सामने जांग योंग ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे मिशन को करने से साफ इनकार कर दिया था। अब मोयांग तब जांग योंग को डराने की कोशिश करता है, पर जैसे ही जांग योंग उससे ये कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तब मोयांग को समझ आ जाता है कि अभी जांग योंग की दूसरी पर्सनालिटी उसके सामने है। और क्योंकि वो जानता था कि वो इतने सारे लोगों के साथ भी जांग योंग की इस पर्सनालिटी से पंगा नहीं ले सकता था, इसीलिए वो जांग योंग से माफ़ी मांगकर उसके लिए सिगरेट जलाता है और उसे प्यार से समझाता है कि अगर वो इस मिशन को कर देती है तो उन्हें मिशन के बाद डबल पैसा मिलेगा, ट्रिपल भी मिल सकता है और वो लोग आराम से मिस्टर चे यानी कि अपने पिता के सपने के हिसाब से रिटायरमेंट लेकर साउथ ईस्ट में एक पब खोल सकती है और आराम से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और तभी जांग योंग की दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि उसका भाई कुछ सोचने लगता है और सीन यहाँ से सीधा मिशन वाले दिन पर आता है, जहाँ पर हमें कुछ दिखाया तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ, लोगों की चीखें और गोलियों की आवाज़ को सुनकर इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि जांग योंग बहुत बुरी तरीके से एनआईए के लोगों को मारती है और 10 मिनट के अंदर ही सभी लोगों को जान से मारने के बाद वो वर्ल्ड को हासिल भी कर लेती है। जांग योंग की मदद मोयोंग के साथी भी कर रहे थे। अब तभी वहाँ पर मोयोंग आता है, जो कि उसको उसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद जब वह रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचता है तो चोई का मैनेजर जो मोयोंग से वोल्ट लेने से उसके रेस्टोरेंट में आता है और तभी हमें जांग योंग को नहीं दिखाया जाता है, जिसका रीज़न यही था कि जांग योंग को मोयोंग और उसके साथियों ने मारकर ब्रिज के नीचे पानी में फेंक दिया है, यानी कि मिशन कंप्लीट होने के बाद उसे मार डाला गया है, जिसके लिए जो ने ही उन्हें ऑर्डर दिए थे। जाहिर सी बात है, इसका रीज़न साफ था कि च्वाई इस मिशन के हर सबूत को मिटाना चाहता था और तभी वो गुस्से में आकर जांग योंग की बॉडी को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वह किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो कंफर्म करना चाहता था कि वह मारी गई है या फिर नहीं। अब यहाँ पर एक डिटेल वाली बात यह आती है कि उस समय टीवी पर हैवी रेनफॉल की वजह से रिवर का वाटर लेवल बढ़ने की खबर आ रही है और इसीलिए जांग योंग की बॉडी को ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। अब वही जांग योंग की बॉडी पानी के बहाव की वजह से एक जंगल टाइप एरिया के किनारे पर आ गई थी और अभी भी वो जिंदा होती है। उठने पर वो सबसे पहले अपने जेब में सिगरेट चेक करती है, लेकिन वो खत्म हो गई थी, विच मीन्स कि जांग योंग के ऊपर अभी भी अपने भाई का कंट्रोल था। अब जांग योंग को सिगरेट नहीं मिलती है, पर उसकी जेब में वही टायरेंट का सैंपल था जिसको वॉल्ट में से जांग योंग ने पहले ही निकाल लिया था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला था। वो वहाँ से उठकर जा ही रही होती है कि तभी पास में एक टैक्सी आती है, जिसके अंदर 2 ठग्स एक औरत को पकड़कर लूटने के लिए वहाँ लेकर आए थे और पैसे मिलने के बाद वो उसको जान से मारने की सोचते हैं। तभी उनमें से एक ठग उस लेडी को जान से मारने लगता है और दूसरा बाहर सिगरेट पीने के लिए चला जाता है। अब उसी दौरान जब वो टैक्सी के ट्रंक को खोलता है तो उसमें उन्होंने एक आदमी की लाश को रखा हुआ था, जो कि
शायद से उस टैक्सी का रियल ओनर होगा। जॉन्ग यंग तब उस लेडी की आवाज़ को सुनकर उस सिगरेट पीने वाले आदमी के पास आ जाती है, जो कि जॉन्ग यंग को अचानक से देखता है तो उस आदमी के मुंह से सिगरेट छूट जाती है। जॉन्ग यंग तब स्टाइल से वो सिगरेट उठाती है और उसका एक पफ लेती है, और तभी वो उस ठग की गर्दन में एक लकड़ी घुसाकर उसे टैक्सी की विंडो पर धक्का देती है। फिर जैसे ही दूसरा ठग पहले वाली को देखने के लिए बाहर आता है तो जॉन्ग यंग टैक्सी को लेकर वहां से भाग जाती है। अब आगे जैसे ही उसकी नज़र टैक्सी में बैठी लेडी पर पड़ती है तो उसके दिमाग में कुछ आता है। वो समझ गई थी कि वह ठग्स इस लड़की के साथ गलत कर रहे थे, उससे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे, और तभी जॉन्ग यंग टैक्सी घुमाकर एक ठग को कुचल देती है, जिसके बाद में उसने नीचे आकर दूसरे ठग को भी जान से मार दिया। पर यह सब देखकर वो लेडी और डर गई थी, इसीलिए वो पैदल ही उस जंगल की तरफ भाग जाती है। जॉन्ग यंग भी अभी इस बात पर ध्यान ना देते हुए टैक्सी में बैठकर शहर की तरफ निकल जाती है। तब रास्ते में वह किसी को कॉल भी करती है। खैर अब सीन यहाँ से एनआईए के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट टायरेंट सैंपल को लेकर जाने वाले मिशन के फेल होने की वजह से डायरेक्टर पर काफ़ी गुस्सा थे। सबको इस बारे में पता तो था कि यह काम चॉय का है, लेकिन वो डायरेक्टली उस पर एलिगेशंस नहीं लगा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और डायरेक्टर शाह और वाइस प्रेसिडेंट भी चॉय के टायरेंट वाले मिशन पर काम कर रहे थे, पर यूएस एंड इंटेलिजेंस एजेंट पॉल के प्रेशर की वजह से उन्हें यह सब करना पड़ा। और अभी उन्हें डर था कि अगर चॉय की किसी मिस्टेक की वजह से पॉल को उनके बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में डायरेक्टर शाह से जल्दी उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया है। वही अब जो मो योंग के पास से निकलता है तो वो चोय को कॉल करके अपडेट दे देता है कि उसको वॉल्ट मिल चुका है, जिसको जानने के बाद में चोय ने जो से यह कहा कि मोयांग और उसकी पूरी टीम को ख़त्म कर दे ताकि कोई भी सबूत न बचे। जो ने भी इसकी पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। वो अपने 2 एजेंट्स को मोयांग के रेस्टोरेंट में छोड़कर आ चुका था ताकि वो लोग मोयांग और उसके साथियों को ख़त्म कर दे, लेकिन मोयांग को इसके बारे में अंदाज़ा होता है और वो अपने साथियों की मदद से सबसे पहले उन 2 लोगों को जान से मरवाता है और बचने के लिए कहीं और जाने का डिसाइड करता है। बात रही चोय के बारे में तो वह अभी खुद प्रोफेसर नो से संग सिटी में मिलने आया हुआ था। वो प्रोफेसर नो को डायरेक्टर जॉनस और उनकी टीम को सही होने के बारे में बताता है और उन्हें अपने साथ एक सेफ लोकेशन पर लेकर जाने लगता है, जहां पर ही उसने डायरेक्टर जॉनस और बाकी लोगों को रखा हुआ था ताकि आगे फिर से लोगों की नज़रों से बचकर टायरेंट पर काम किया जा सके। अब आगे हम फिलीपींस में पॉल को देखते हैं जो कि टायरेंट के एक्सपेरिमेंट वीडियो को देख रहा था। टायरेंट असल में एक सीरम था जो कि सोल्जर्स को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता था, और आपको याद होगा कि इस तरह के कई सारे सुपर ह्यूमन एजेंट जो होते हैं वो लाइट शॉप के अंदर भी मौजूद थे। लेकिन होता यह है कि कोरिया की टीम ने धोखे से इस वायरस को बना लिया था, जिसको एक आदमी पर टेस्ट करने पर वो तड़प कर मर जाता है और बाद में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। अब पॉल को यह पसंद नहीं आता है क्योंकि और भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे सीरम बनाए थे जो कि नॉर्मली ब्रेन पर काम करते थे, लेकिन ये सीरम स्किन के ज़रिए वर्क करता है, जिस वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा था। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये होती है कि पॉल के बगल में उसके 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे और ये वही थे जिन्होंने ग्वान और उनके साथियों को जान से मार डाला था। पॉल ने अभी भी 2 एसिनस को उल्टा करके टांगा हुआ था, जिनके सर को भी वो कटवाकर हेडक्वार्टर्स भेजने के लिए कहता है और अपने बॉडीगार्ड साथियों के साथ कोरिया की तरफ निकल जाता है। इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड 1 कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका एपिसोड 2 देखना है तो कमेंट में एपिसोड 2 ज़रूर लिखें।